अतुल को देखने के लिए आज एक और लड़की वाले आते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या काम होता है और आपका बेटा क्या काम करता है? हमें ना बायोडेटा देखकर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। जी, हमारे यहाँ कैसे भी कोई भी कमी नहीं है। सब्जी, दूध, फल सब कुछ से हमारा घर हमेशा भरा रहता है। आपकी बेटी को हम कभी खाली पेट नहीं रखेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। वो तो हमने समझ लिया, लेकिन वैसे मेनली आपके यहाँ होता क्या है? मतलब आपका लड़का जॉब करता है या बिजनेस करता है? जिन्होंने हमें ये रिश्ता बताया ना, वो भी ज्यादा कुछ खुलकर बता नहीं पाए। जी, हमारे पास 20 खेतों की बंटाई का काम है। हम वही संभालते हैं और उसी से हमारी कमाई भी होती है, हमारा घर भी चलता है। तो मतलब आपका बेटा भी वही सब करता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा अतुल बहुत अच्छे से सारे खेतों का काम संभालता है। हर साल खूब बढ़िया फसल होती है तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाता है और हम भी टेंशन फ्री होकर रहता है। मतलब आपके पास खुद का कुछ भी नहीं है, हैं? आप लोग इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? सीधी और साफ बात कीजिए ना। हाँ, हमारे पास खुद का नहीं है, लेकिन ये भी तो हमारा एक तरफ से जॉब ही हुआ ना। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। अब कंपनी तो आपका हो नहीं जाता, बस ऐसे ही ये हमारा और हमारे बेटे का जॉब है। माफ कीजिए भाई साहब, हम अपनी बेटी को ऐसे खेत खलियान पर काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलते हम। और नहीं तो क्या, अभी हमारी लड़की हम पर इतनी भारी नहीं है कि हम ऐसे जानबूझकर कुएं में पटकते। ना जी ना, चलो जी यहाँ से। ये लड़की वाले भी ना जाने क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, कुछ पता नहीं। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। देखो ना जी, आज इन्होंने भी मना कर दिया। जो पिछले हफ्ते आए थे सहारनपुर वाले। अच्छा, सहारनपुर वाले, वो क्या नाम था लड़की का? रेनू ना, यही नाम था ना? हाँ, वही। अब कह रहे हैं कि उन्हें घर समझ में नहीं आ रहा। बस आजकल की लड़की वालों को पता नहीं क्या चाहिए। देखो तो कितना बड़ा घर है हमारा, सब बढ़िया है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर उनको चाहिए क्या। चलो अब तुम परेशान ना हो। मेरा खाना बना दिया क्या? मुझे खेत पर जाना है। अगर नहीं बनाया तो जरा जल्दी बना दो। बड़े आए खेत पर जाने वाले। अरे लड़का अध बूढ़ा हुआ जा रहा है, लेकिन अब क्या करें ये तो बताओ। अरे हो जाएगी नीना जी, जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी। आपके हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। जब समय आएगा तभी शादी होगी। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, अपना टिफिन लेते जाइए। मुकेश जी नीना जी से टिफिन लेकर अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। इधर जहां एक तरफ अतुल के लिए उसके माँ बाप लड़की के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक उसी तरह निधि के भी घर वाले उसके लिए दिन रात अच्छा घर ढूंढने में लगे थे। अरे मधु जी, पता नहीं कब हमारी निधि बिटिया के लिए अच्छा और हमारे मन जैसा घर मिलेगा। क्यों जी, क्या हुआ? कल जिस लड़की का रिश्ता आप लेकर आए थे, उस रिश्ते में तो सब अच्छा था। आज उनसे आप बात करने जाने वाले थे ना, फिर अचानक क्या हुआ? अब क्या बताऊं मधु जी, बड़ा झोल है। लड़के वाले कहते कुछ है और होता कुछ है। अरे उन्होंने बताया था कि उनका इतना बड़ा घर है, लड़के का 35 लाख का पैकेज है, लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं। पता चला लड़के का सिर्फ 32 लाख का पैकेज है और घर की भी अभी ईएमआई बाकी है। और तो और गाड़ियां भी उनके पास 3-4 बताई थी, लेकिन 2 ही गाड़ियां हैं, बाकी उनकी टैक्सी है जो किराए पर चलती है। तभी निधि वहां आती है। क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? अरे बेटा, जो कल तेरे लिए घर देखा था ना, उसी के बारे में बात हो रही थी। हाँ पापा, पहले ही अच्छे से छानबीन कर लेना, नहीं तो बाद में कुछ का कुछ निकले। हाँ बेटा, तेरे पापा सारी खोज खबर लेकर ही रिश्ता पक्का करेंगे। हमारी इकलौती बिटिया है तो ऐसे ही किसी को दे देंगे क्या हम? मम्मी पापा, अब दोनों कितने अच्छे हो सच में। उनकी ये बातें रसोई में नाश्ता बना रही मिनी भी सुन रही थी। भैया ठीक है, अपनी बेटी के लिए इतनी खोज खबर ली जा रही है और दूसरी की बेटी को क्या ही झूठ बोल बोल कर लाते हो। तभी मधु जी आवाज लगाती है। अरे मिन्नी, ओ मिन्नी, नाश्ता बना कि नहीं? जी लाती हूँ मम्मी जी। इतना कहकर मिन्नी सबके लिए नाश्ता लगाती है। रोहन क्या कर रहा है? उनका तो आपको हर रोज का पता ही है मम्मी जी, फिर क्या वही बात पूछना, सो रहे हैं। पता नहीं, जाने कब सुधरेगा ये लड़का, जाने कब इसकी बुद्धि सुधरेगी। थक गए हम तो समझा समझा कर। कोई नहीं, उसे जगा दे एक बार और जाकर। रोहन, ए रोहन,
उठ जा बेटा, न जाने कौन से पाप किए होंगे मैंने जो ऐसी औलाद मेरे पल्ले पड़ी है। अरे रोहन उठ जा, कब तक यूं ही पड़ा पड़ा सोता रहेगा तू? और तेरे पिताजी की कमाई हुई ये दौलत कब तक चलेगी? और खा ले बेटा 5-7 साल, फिर खुद ही देखना क्या करेगा। अरे जब तक मेहनत नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? अरे क्यों अपना खून जला रही हो? आ जाएगी उसे समझ, कोई नहीं, अभी उसके खेलने खाने के दिन है। इधर अतुल और उसका परिवार खेतों पर खूब मेहनत करता था। अरे मम्मी देखो ना, इस बार हमने जो बैंगन के नए बीज लगाए थे ना, देखो तो क्या ही शानदार फसल हुई है। 1 नंबर बैंगन आया है। सही कह रहे हो तुम अतुल, हर तरीके से बढ़िया है, ना कोई कीड़ा है, साइज भी इतना बढ़िया है, दिल खुश हो गया देखकर। अरे मेरा लड़का इतना होनहार है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसका रिश्ता नहीं हो रहा। कोई भी लड़की आएगी तो कितना खुश रखेगा मेरा बेटा। वही तो समझ में नहीं आता कि ये भी तो एक तरह से नौकरी है, लेकिन नहीं, लोगों को लगता है कि ये बटाई का काम मतलब मजदूरी। अरे उन एसी में रहने वालों से तो हम लाख गुना बेहतर जीवन जी रहे हैं। वही तो, साफ सुथरा खाना, ना कोई केमिकल, ना कोई प्रिजर्वेटिव। फिर भी चलो कोई नहीं, आज जल्दी से काम निपटाते हैं और दूसरे खेत पर भी तो चलना है भाई। अरे धान बोने का समय अब नजदीक आ रहा है। हाँ भाई, अब तो धान की फसल भी तो तैयार करनी है। ठीक है पापा, मैं उस अरहर वाले खेत पर पहुंचता हूँ और आपको फिर धान वाले खेत पर ही मिलूंगा। इतना कहकर अतुल वहां से चला जाता है। नीना जी, रोज रोज वही शादी का किस्सा लेकर मत बैठ जाया करो। अरे बेटा है वो, हमारा कोई बोझ थोड़े ना है, उसे कितना बुरा लगता होगा। तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? मेरी देवरानी यानी तुम्हारे छोटे भाई का बेटा, उसे देख लो। नीना इतना कह रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। ला देखो देखो, आ गया फोन। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। किसका फोन है? तुम्हारे छोटे भाई की बीवी का। आप देखो, सुनाएगी वो अपने बेटे के किस्से। अरे इतनी देर से बज रहा है, उठाओ ना फोन। कैसे हो दीदी, बड़े दिन हो गए, आप तो कभी याद ही नहीं करती। अरे अब क्या बताए है माँ, ये खेत के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरा दिन ना बड़ा ही थक जाते हैं हम। तुम बताओ कैसे याद किया? इसीलिए याद किया है कि आलोक का रिश्ता पक्का हो गया है। अब जल्दी ही मंगनी करेंगे, तो आप तैयार रहिएगा, समझी ना? नहीं तो आखिरी टाइम पर हर बार की तरह कोई बहाना मार देंगी। अच्छा ठीक है हेमा, जरूर आएंगे। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। तो आप कब सुना रही हैं खुशखबरी? ये सुनकर नीना का चेहरा उतर जाता है। अब हमारे हाथ में होता है हेमा, तो हम तो अभी तुम्हें अपने नाती पोतों की खुशखबरी सुना रहे होते, लेकिन अब हाँ, अब आप कहाँ खेतों में काम करने वाले। अब कौन लड़की आज के जमाने की होगी जो ऐसा घर पसंद करेगी? अब आजकल तो लड़कियों की पसंद से ही घर चलता है। अब हमारा आलोक को ही देख लो, कितनी बढ़िया बहू अपने आप ही ले आया। हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो गया। हाँ, अब हमारे लड़के को इधर उधर मुंह मारने की आदत नहीं है ना हेमा, इसलिए हमारा अतुल तो जब भी करेगा अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करेगा। हाँ, पता है दीदी, कितना करेगा। क्या तो ऐसे रही हो जैसे न जाने कितने रिश्ते आ रहे हैं और आप पसंद नहीं कर पा रही हो, और आप ऐसे मेरे बेटे के लिए कह सकती हैं कि वो मुंह मारता फिरता है। ये मैंने कहाँ कहा, ये तो तुमने खुद ही कह दिया प्यारी हेमा। देवरानी जिठानी के बीच चल रही प्यार भरी बातों को मुकेश जी खड़े खड़े बड़े ही प्यार से सुन रहे थे। अच्छा सुनो दीदी, वो ना आलोक कल किसी काम से गांव आएगा, तो तुम ना वो हरी हरी बढ़िया सी सब्जियां छांट कर रख देना, और हाँ वो बढ़िया सी मूंग और उड़द की दाल भी हुई होगी ना, वो भी भेज देना। दीदी सुन रही हो ना? हाँ आगे बोलो। वैसे तो मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ग्वालियर कोई गांव नहीं है, लेकिन तुम लोग दिल्ली रहने क्या चले गए, अब हर जगह को गांव ही कहने लगे हो। अरे ठीक है ना दीदी, वैसे हमने ना यहाँ से खूब बार दाल मंगा के देख ली, लेकिन अपने खेतों जैसी दाल का मजा नहीं आता। ठीक है रखते हैं फोन, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अरे दीदी नाराज हो गई क्या? हो सकता है कुछ जल्दी जल्दी में ज्यादा बोल दिया हो, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मेरा सारा सामान ध्यान से जरूर भेज देना। हाँ, इतना कहकर हेमा फोन रख देती है। हो गई तुम देवरानी जेठानी की मीठी मीठी बातें।
हाँ, मीठी तो इतनी कि नीम भी शर्मा जाए अतुल के पापा। चलो चलो, कितनी देर हो गई। ये मुआ फोन भी ना 1 घंटा खा गया पूरा। वहां मेरा बेटा अकेले धान बोने में लगा होगा। अब जैसे ही मुकेश जी और नीना जी अपने खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हें दूर से ही अतुल आता हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ बेटा, धान बोने नहीं जाना क्या? अरे बुआ या पापा, और बाकी का काम जो भी बचा है वो कल हो जाएगा। हाय रे मेरे सपूत, चल घर चलते हैं। पूजा बिटिया ने खाना बना लिया होगा। हाँ माँ, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। अब तीनों कुछ आगे बढ़े थे कि तभी नीना जी को घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करने वाली विमला दिखाई देती है। अच्छा सुनो, तुम दोनों घर पहुंचो, मैं अभी आती हूँ इस विमला से बात करके। कितनी बार बोला इसको काम पर आने को, लेकिन मुआ सुनती नहीं है। ठीक है, हम दोनों तो जाते हैं। पेट में चूहे इस कदर उछाल मार रहे कि बस बेस्ट सुपर डांसर का खिताब ही नहीं जीतना हो जैसे। आप बीना जी अच्छा जा, और पूजा से कह देना वो तुम दोनों की थाली लगा देगी अच्छे से। क्या विमला, कहाँ बिजी रहती है इतना ज्यादा? है बिल्कुल भी समय नहीं है क्या तेरे पास? कितनी बार पूजा को मिली, उसने भी तुझे बोला। अब क्या बताए भाभी जी, काम ही इतना ज्यादा है कि कुछ पूछो मत। ठीक है, वो सब तो मैंने सुन लिया। अब आज एक खेत में अतुल ने धान बो दिए हैं और बाकी के 4 खेतों में और बोने हैं, तो तू आ जाना, जो कहेगी वो तुझे दे देंगे। और क्या कहूँ? अरे भाभी, बात कुछ ऐसी है कि आप कहोगी कि अब विमला बहाना मार रही है। मेरे को ना मरने की भी फुर्सत नहीं है। अगर अभी यमराज आ जाए तो उनसे भी कहना पड़ेगा रुक जाओ, अभी मेरी 4 कोठी रह गई है। अभी भी देखो 6 कोठी है कुल मेरे पास, उसमें से बस 2 हुई है और बाकी की रह रही है। अब मेरी कोठी है तो मुझे ही देखना है, कोई और कैसे देखेगा, समझ रही हो ना आप? विमला की बातें सुनते सुनते नीना जी के दिमाग में एकदम से 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है और वो कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या सोचने लग गई आप? भाभी जी, ओए भाभी जी। विमला नीना को हिलाती है। नीना जैसे एक सपने से बाहर आती है। हाँ विमला, क्या हुआ? अरे हुआ मुझे है कि आपको, हाँ क्या हुआ, कितनी देर से यहाँ खड़े खड़े आवाज दे रही हूँ लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रही। अरे नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोचने लगी थी। अच्छा विमला, तू जा, तेरी 4 कोठी रह रही है ना, अपनी कोठियां देख जाकर। इनको क्या हो गया अचानक? इतना कहकर विमला चली जाती है और नीना जी के दिमाग में एक नई योजना प्रवेश करती है। आ गई नीना जी, आप ही की राह देख रहा था। सोच रहा था न जाने आप कितनी देर में आओगी। एक बहुत बढ़िया घर से रिश्ता आया है हमारे अतुल के लिए। अच्छा जी, कहाँ की है लड़की, क्या नाम है, कैसी है देखने में, बताओ तो सही। ये देखिए लड़की का फोटो, निधि नाम है। लड़की के पिताजी नारायण जी का आज खुद से ही फोन आया। उन्हें किसी ने बताया अपने अतुल के बारे में, तो उन्होंने जन्म पत्र मिलवाई। बता रहे थे बड़ी अच्छी जन्म पत्र मिली है, आने की इच्छा है उनकी। हाँ तो नेक काम में देरी कैसे, जल्दी से बुलाओ उनको। आज ही शाम को कॉल करो और पूछो कि कब आना चाहते हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे इस बार बात बनी जाएगी। मुझे तो वही सब दिमाग में घूम रहा है जैसे अभी तक होता है। नहीं जी नहीं, अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब की बार मेरे दिमाग में कुछ स्कीम है। ऐसी क्या स्कीम है, मुझे भी बताओ। अरे मैंने भी अब सोच लिया है कि अब हम भी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हम 20 खेतों पर बटाई करते हैं। हम ये कहेंगे कि ये 20 खेत हमारे ही हैं। अरे लेकिन ये गलत तो नहीं होगा? क्यों गलत होगा भाई, ये भी हमारा जॉब है। आखिर हम भी किसी के लिए काम कर रहे हैं ना। जैसे शहरों में लोग 18,000 का जॉब करते हैं, लेकिन ऐसे गा गा कर बताते हैं कि वो कंपनी जैसे उन्हीं की है, तो हम तो बहुत अच्छी हालत में है। वैसे बात तो गलत नहीं है, ये खेत हमारे ही तो है। ठीक है। अब मुकेश जी और नीना जी पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे उन्हें क्या करना है जब लड़की वाले उनके घर आएंगे। इधर नारायण जी अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा घर मिलने की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बस अब लगता है कि हमारी खोज पूरी हो गई मधु जी। बहुत ज्यादा थक गया था ढूंढते ढूंढते, अब जाकर मेरे मन जैसा घर मिला है। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया आपको, मैं भी तो जानूं। देखो सुनो, उनके 20 तो खेत है, ऊपर से 20-22 ट्रैक्टर भी। अच्छा जी,
हाँ, हर खेत के लिए उन्होंने अलग अलग ट्रैक्टर ले रखा है और साथ ही साथ हर साल उनकी इतनी बढ़िया फसल होती है कि पूछो मत। ऊपर से इतना शानदार मकान है उनका कि फोटो में देखते ही मेरे दिल में तो मोर नाचने लगे। ये तो आपने बड़ा ही बढ़िया बताया। इधर बर्तन साफ करती मधु जी की बहू सोच रही थी कि मेरे माँ बाप ने भी इस घर को कुछ ऐसे ही पसंद किया था, लेकिन सब अच्छा होने के बावजूद जब पति ही निकम्मा है तो सब बेकार है। सास ससुर से अगर कहो तो बस सीधा सा एक ही जवाब है, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। चलो, अपनी बेटी के लिए तो सब बढ़िया से बढ़िया देख रहे हैं, अब देखना यह है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। तभी निधि भी इतराते हुए रसोई में आती है। क्या हुआ भाभी, बड़ी देर हो गई, अभी तक आपके बर्तन साफ नहीं हुए? दीदी, इस घर में बर्तन ही इतने कम होते हैं कि क्या ही कहूं, कोई भी हेल्प के लिए खड़ा नहीं होता। क्या भाभी, आप बिना हर छोटे छोटे काम के लिए रोती रहती हो, कभी तो खुशी से काम किया करो। क्या बात कही है दीदी, चला लो, अब आपकी भी शादी होने वाली है, फिर आप बताना आप कौन कौन सा काम खुशी से करेंगी। भाभी, मेरी किस्मत आपकी तरफ फूटी नहीं है। मेरे लिए मेरे पापा ने 20 खेतों वाला ससुराल देखा है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं उनके यहाँ। इतना कहकर निधि वहां से चली जाती है और अगले ही दिन नारायण जी अपनी बेटी और पत्नी सहित मुकेश और नीना जी के यहाँ पहुंचते हैं। आइए आइए भाई साहब, बैठिए, बड़ी ही देर लगा दिया आपने आने में। हाँ जी, आपने वो रोड वाले खेत से बेल मंगवाए थे और उसकी सहायता से गन्ने का जूस बनाकर रखा था, लगता है अब तो वो गर्म भी हो गया होगा। तो क्या हुआ नीना जी, वो बगल वाले खेत का आम का शेक बनाकर पिलाओ। ठीक है, अभी पूजा से कहकर मंगवाती हूँ, तब तक आप हमारे ही खेत के चावल और उड़द की दाल से बने डोसे और इडली का आनंद लो। अच्छा जी, आपके खेत की दाल और चावल, वाह, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं तो बस सोचा करता था कि कभी मेरे खुद के खेत होंगे, कभी खेत की हरी हरी सब्जियां होंगी। सही बात, लेकिन अब ये हम नहीं, लेकिन हमारी बिटिया को मिला है सब। जी अंकल, अब हम अपने खेतों पर जल्द ही प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड सब्जियां भी उगाने वाले हैं। तब तक पूजा सबके लिए इडली लेकर आती है। लीजिए, हमारे खेत की सब्जियों का सांबार और इडली आपको एक अलग ही स्वाद देगा। अच्छा, वैसे आप लोग खेत पर जाते हैं? मुझे भी ना खेत पर जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी जाने का मौका मिलेगा क्या? निधि के ये कहने पर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम जब चाहो खेत पर जाओ, हम भी हर रोज खेत पर जाते हैं। हाँ, नहीं तो क्या, कोई मना थोड़ी ना है तुमको खेत पर जाने के लिए। अब कुछ ही दिन बाद निधि अतुल संग ब्याह कर आ जाती है और अगली सुबह, बहू मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम खाना तैयार रखना, अभी थोड़ी देर में अतुल भी खेत पर जाएगा तो उसी के हाथ से मेरे और पापा जी के लिए खाना भेज देना। क्या मम्मी जी, मैं अकेले कैसे इतना सबका खाना बनाऊंगी? अच्छा ठीक है बहू, अगर तुमको बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, पूजा तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुम्हें भी सीखना होगा। हाँ मम्मी जी, इस घर में नौकर नहीं है क्या काम करने के लिए? नहीं तो हम अपना सारा काम खुद ही करते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े खेत हैं फिर भी। हाँ, कल से तुम्हें भी खेत पर काम करने चलना होगा हमारे साथ, अभी तो पिक सीजन है। निधि को नीना जी की बातों से कुछ शक तो होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हो रहा है। निधि अगले दिन खेत पर जाती है तो उसे धीरे धीरे सारी कहानी समझ में आने लगती है। अब निधि हर रोज अपनी माँ को रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाती, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। रमेश और सीता अपने परिवार के साथ काफी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी शादी को 40 साल हो गए। देखते देखते परिवार बड़ा होता गया, जरूरतें बढ़ती गई और जरूरत के साथ घर का काम भी। पहले बड़ी बहू थी तो सास बहू मिलकर सारे काम कर लेती थी, लेकिन बाद में जैसे ही छोटी बहू आई, सास ने काम से अपना ध्यान निकाल दिया और बस थोड़े ही दिनों में शुरू हो गई काम को लेकर शिकायतें। सीमा, शाम के 6:30 बज गए, हमारे यहाँ 8 बजे खाना सबको तैयार लगता है। ये और देवर जी भी दुकान से घर आते ही होंगे, तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, अब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? पता है भाभी मुझे, लेकिन आज ही मैंने फेशियल किया है और नेल एक्सटेंशंस भी, तो मैं खाना नहीं बना सकती। अरे ये क्या बात हुई? सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था ना। और तो और तुम पार्लर गई थी तो ससुर जी को दिन में जितनी बार चाय चाहिए थी वो सब मैंने ही तो बनाई थी। तो क्या हुआ, आप जब बाहर जाती हो तब ये सब मैं करती हूँ।
माना कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब तुम ये सब करती हो, लेकिन बाहर से आने के बाद जो कुछ भी काम बचा हुआ होता है वो सब तो मैं ही करती हूँ ना। मैंने सुबह तुमसे कहा खाना बना दो, तो तुमने कहा मुझे पार्लर जाना है, मैं शाम को खाना बनाऊंगी, अभी आप बना दो। और मैं अब कह रही हूँ कि सीमा खाना बना दो, तो तुम कह रही हो मैंने फेशियल किया है, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। देखो भाभी, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप ये कर दो वो कर दो, आप ही मुझे काम बताती रहती है। अगर आपको काम नहीं करने तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझे मत कहना। और वैसे भी मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा, नहीं तो ऑर्डर कर लेगा। सीमा और रीमा की आवाज़ सुनकर सीता वहां आती है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों की आवाज़ बाहर तक क्यों आ रही है? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम दोनों इतने बड़े आवाज़ में बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं बाहर गई थी तो मैं थक गई हूँ। मैंने भाभी से कहा कि आप शाम का खाना बना दो, लेकिन उन्हें काम के अलावा सब कुछ आता है। वो मुझे सुना रही है कि मैं किस तरह से काम टालती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सीमा? माँ जी, मैंने बस इतना ही कहा कि सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था, तो अब तुम बना दो। लेकिन ये कह रही है ये खाना खाकर आई है, इसे भूख नहीं है, जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा या फिर ऑर्डर कर लेगा। अब आप बताओ माँ जी, क्या बच्चे, आप और ससुर जी खुद खाना बनाओगे घर में बहुओं के होने के बावजूद? तुम दोनों में काम को लेकर झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों में काम का बंटवारा कर दिया। सीमा, रीना अपना काम ठीक से कर रही है तो हर दिन तुम काम को लेकर झगड़ा क्यों करती हो? बेटा, शाम के वक्त लक्ष्मी आती है, इस टाइम झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो घर में कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें? जाओ, अब बहुत हो गई बातचीत। विनोद और साहिल आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। बहू बनाकर लाया और नौकरानी बना दिया। न जाने किस मुहूर्त पर इस घर के साथ पाला पड़ गया। कितने सारे काम होते हैं, ऊपर से कितने लोग हैं घर में। उफ यार, मेरे नेल, मेरा फेशियल सब गया काम से। क्या बड़बड़ा रही हो सीमा? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। हाँ हाँ, बना रही हूँ। सीमा मुंह मोड़ लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। ये भाभी भी ना कुछ ज़्यादा ही मेरी सास बनती है। हाय राम, क्यों कर ली शादी? माँ के घर अच्छा ही था, कम से कम रोज़ खाना तो नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। घर में रोज़ खाना बनाने को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा होता रहता। कई बार तो उनकी सास खुद खाना बना लेती थी क्योंकि घर में शांति बनी रहे। भाभी, आप बैग क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं मेरे माँ और पापा के साथ मेरे मामा के घर जा रही हूँ। मेरे मामा की बेटी की शादी है। 7-8 दिन में वापस आ जाऊंगी। 7-8 दिन? इतने दिन आप यहाँ नहीं रहोगी तो यहाँ सब कौन संभालेगा? घर में कितने काम होते हैं, मैं अकेली नहीं कर सकती ये सब। आपने पहले बताया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं, परी भी मेरे साथ आ रही है और हल्दी वाले दिन ये भी आ जाएंगे। तुम तुम्हारा देख लो, तुम्हें कैसे करना है, वो कुछ मैं नहीं जानती। अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें तो करना ही होगा। बाकी सब काम तो मैं नौकरानी से करवा लूँगी, लेकिन खाना वो भी सुबह शाम। हाय राम। दीदी प्लीज़ मत जाइए ना इतने दिन। वाह 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 वाह, तुम तो भाभी से दीदी पर आ गई। लेकिन इस बार मैं नहीं रुकने वाली, और मैं नौकरानी नहीं हूँ घर की जो सबके खाने पीने का मैं अकेली ही ध्यान रखूँ। हम दोनों भी इस घर की बहुएं हैं, तो हर बार मैं अकेली ही समझदारी क्यों लो? तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे बैग पैक करने दो। दीदी सुनो तो, ये मस्का जाकर तुम्हारी सास को मारो ताकि वो घर के कामों में तुम्हारी मदद करे, मुझे नहीं। जाओ यहाँ से। रीना सीमा को अपने कमरे से भगा देती है। मैं घर के काम कैसे करूं, घर को कैसे संभालूं, सुबह शाम खाना कैसे बनाऊं, इन सब ख्यालों में सीमा खो जाती है। रीना के जाने के बाद दिन भर घर के काम कर करके सीमा परेशान हो जाती है। आज का पूरा दिन उसका किचन में ही गया था। इस बात की शिकायत वो अपने पति से करती है। इतनी मुरझा क्यों गई हो? क्या हुआ सीमा? क्या हुआ क्या? सर दर्द कर रहा है मेरा। तुमने देखा नहीं, सुबह से लेकर रात होने को आई, अब तक मैं किचन में ही थी। किसी की चाय, किसी की ग्रीन टी, किसी की कॉफ़ी, किसी का गर्म दूध और नाश्ता, उसमें भी सबको अलग अलग चाहिए। बाद में दोपहर का खाना, थोड़ा वक्त मिलता नहीं कि 4 बजे फिर से बन्नी को भूख लगती है, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। मैं तो आज खुद पक गई हूँ खाने के साथ किचन में। रीना भाभी होती तो मैं आधे से ज़्यादा काम तो उनसे ही करवाती, लेकिन अब वो भी नहीं है। और माँ जी, उन्हें आज ही बीमार होना था। मैं परेशान हो गई हूँ यार साहिल, क्या करूँ? मैं नहीं रह सकती दिन भर किचन में। ओह, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हारे बालों में तेल की मालिश कर देता हूँ, तुम्हें राहत मिल जाएगी। सीमा सोचो, अगर हमारे घर में रोबोट होता तो कितना अच्छा होता ना, सभी काम वही करता और तुम दिन भर आराम करती। या फिर तुम्हारा स्किन केयर, है ना? सच में यार, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट खरीद लूँ ताकि हमारे सारे काम वो करे और हम बस दिन भर आराम से बैठे रहे।
हाँ, सुझाव अच्छा है, लेकिन हमारी दुकान का काम करने के लिए वहाँ पर कुछ लड़के हैं, घर के कामों के लिए भी कमलाबाई है। बस ये खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई रोबोट होगा जो सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोगी हो? अगर ऐसा सच में कोई होता ना तो मैं चाय नाश्ता खाना सब उसी से बनवाती। फिर भाभी 4 दिन जाए या 400 दिन, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साहिल, क्या सच में ऐसा कोई मशीन होगा? टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, हो भी सकता है, लेकिन वो खाना बनाने वाला मशीन ना अच्छा स्वाद दे सकता है और ना ही अपनेपन की मिठास। मैंने तो ऐसे ही कह दिया मजाक मजाक में कि खाना बनाने की मशीन होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच में ऐसी कोई मशीन माँ बहन पत्नी की जगह किचन में ले सकता है। और वैसे भी ऐसा कोई मशीन होगा भी तो मैडम हमारे बजट में नहीं होगा। ये लो, हो गई तुम्हारी तेल मालिश, अब सर दर्द से राहत मिल जाएगी। चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। साहिल ने मजाक मजाक में रोबोट के बारे में तो कह दिया और थोड़ी देर में वो ये बात भूलकर आराम से सो गया। लेकिन सीमा के दिमाग को ये रोबोट की बात खाए जा रही थी। वो रात भर यही सोचती रही कि मेरे पास अगर रोबोट जैसी कोई खाना बनाने की मशीन होती तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सीमा का किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसे तो बस हर जगह वो रोबोट ही दिखाई देता है। क्या हुआ सीमा बहू, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं हुआ तो चाय में शक्कर क्यों कम है? सुबह से देख रही हूँ कुछ तो सोच रही हो। माँ जी, रीना भाभी और मैं खाना बनाने को लेकर कितना झगड़ा करते हैं ना। कई बार तो आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी पसंद का खाना बनाना, वो भी हर रोज़, कितना मुश्किल है। आपको पता है माँ जी, साहिल जी कह रहे थे मार्केट में कुछ तो मशीन आया है, उसे ना रोबोट कहते हैं, उससे हम हमारे सारे काम करवा सकते हैं। अगर ये मशीन हम भी खरीद ले तो कितना अच्छा होगा ना। हम दोनों कहीं चले भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप मशीन की मदद से आराम से खाना बना सकती हो। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन क्या मशीन अच्छा स्वाद देगा खाने का? और बड़ा महंगा भी तो आता होगा वो मशीन। अरे नहीं ना माँ जी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा महंगा होगा। अगर होगा भी तो आजकल सभी चीज़ें हफ्ते पर मिलती है। और रही बात स्वाद की, अब मार्केट में इतना चल रहा है तो स्वाद भी अच्छा ही होगा ना। वैसे मैं उस मशीन की पूरी जानकारी हासिल कर लेती हूँ। ठीक है बहू। 1-2 दिन बीत जाते हैं। रीना शादी से वापस आ जाती है। सीमा उसे मशीन के बारे में बताती है तो वो भी खुश हो जाती है। उसी दिन अखबार में AI कुकिंग मशीन का विज्ञापन आता है। ये देखो माँ जी, भाभी, पेपर में AI कुकिंग मशीन का विज्ञापन आया है। इस मशीन की मदद से हम स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं भाभी। माँ जी, ये मशीन उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है जिन्हें खुद खाना बनाना आता नहीं या फिर उनके पास खाना बनाने के लिए वक्त नहीं है। अगर हमारे घर पर ज़्यादा लोग आए तो हम कम से कम समय में ज़्यादा खाना बना सकते हैं। अगर हम इस मशीन के साथ खाना बनाएंगे ना तो हमें सब्जी काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें 5000 से ज़्यादा रसोइयाँ उपलब्ध है। पाव भाजी, पास्ता, मॉकटेल, सूप, इस तरह से हम अलग अलग खाना इस पर बना सकते हैं। ये एक ही मशीन कटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, इस तरह के सारे काम करता है। और इस मशीन के साथ ना एक स्क्रीन होती है जिस पर खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध होती है। साथ में ये मशीन हमें सब्जी मसाले की मात्रा ये भी बताती है। तेल कितना गरम करना है, कौन सी सब्जियां डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, ये सब मशीन खुद तय करती है। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में खाना बनाने को लेकर जो रोज़ झगड़े होते हैं ना, उसके लिए ये रामबाण उपाय है। ये मशीन खुद खाना बना लेगा तो किसी को खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे बीच में झगड़ा भी नहीं होगा और आपको भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और तो और सिर्फ 30,000 से इस कुकिंग मशीन की शुरुआत होती है। मैंने सोच लिया है, मुझे तो यही मशीन लेनी है भाई। हाँ, मशीन तो काफ़ी अच्छी है, दिख भी अच्छी रही है। अगर इस मशीन के आने से घर में शांति बनी रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीन तो सबसे ज़्यादा मेरे उपयोग का है। ज़्यादातर किचन में मुझे ही काम करना पड़ता है। इस मशीन के आने से सबसे ज़्यादा काम तो मेरा ही कम होने वाला है। सीमा, तुम आज ही ये मशीन मंगवा लो। चाहिए तो मैं अगले 3 महीने साड़ियों पर, गहनों पर कोई खर्चा नहीं करूँगी। बस तुम ये मशीन मंगवा लो और मुझे काम से मुक्ति दे दो। ठीक है, शाम को मैं घर के सभी मर्दों से बात करती हूँ, देखते हैं विनोद और साहिल के पापा क्या कहते हैं। आज शाम को वो सास मशीन के बारे में बात करने वाली है। इस खुशी में दोनों बहुएं मिलजुल कर किचन में खाना बनाती है। शाम के समय डाइनिंग टेबल पर सीता AI कुकिंग मशीन खरीदने के बारे में सबको बताती है। रमेश जी, सीमा और रीना ने मिलकर ये सोचा है कि वैसे घर में काफ़ी लोग हैं, अगर इन दोनों में से एक भी कहीं चली जाए तो घर का सारा काम दूसरे को करना पड़ता है।
और आजकल इन दोनों में काम को लेकर ना कुछ ज़्यादा ही झगड़े होते हैं। रीना को परी की पढ़ाई की तरफ देखना होता है और सीमा उसका बनी, अभी वो भी तो छोटा है, उसे बनी को देखना होता है। दिन भर सारा काम करने के बाद उन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं बचता, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने ऐसा सोचा है कि मार्केट में जो AI कुकिंग मशीन आई है वो हमें खरीदनी चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें उसमें बनाई जाए और उन दोनों को भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त मिले। क्या ये दोनों अकेली हैं जो अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है? अगर ये दोनों जॉब कर रही होती तो बेशक मैं तुम्हारी बात मान जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के बाद भी इन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। गजब बात है। वैसे भी बर्तन और कपड़े बाकी सब कामों के लिए तो नौकरानी है, इन्हें दिन भर सोना होता है, इस वजह से इन्हें वक्त नहीं मिलता। अब तक जो हुआ वो जाने दो, लेकिन उस मशीन के आने से घर में शांति बनी रहने वाली हो तो मुझे लगता है वो मशीन हमारे घर में आना चाहिए। तुम्हें जो सही लगता है सीता तुम वो करो। वैसे भी मेरा घर तो मैंने तुम्हें सौंप दिया है, बस इस घर में बरसों पुराना जो स्वाद चलता आ रहा है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। विनोद, साहिल, कल ही वो मशीन मंगवा लेना, दुकान के गल्ले से पैसे ले लेना। कुछ शर्तों के साथ रमेश AI कुकिंग मशीन खरीदने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन AI कुकिंग मशीन घर में आता है। साहिल मशीन के बारे में जो कुछ कंपनी वालों ने उसे बताया था वो सब कुछ सीता, रीना और सीमा को बताता है और कुछ सावधानियां जो कंपनी ने बताई है वो भी उन्हें अच्छे से समझाता है। घर में AI कुकिंग मशीन के आने से दोनों बहुएं काफ़ी खुश होती है। उन्हें लगता है कि बस अब तो उन्हें किचन से छुटकारा मिल जाएगा। अरे वाह सीमा, आज तो तुम सबसे पहले उठ गई, क्या खास बात है? हाँ भाभी, आज मैं सबके लिए नाश्ते में पोहे बना रही हूँ और बच्चों के लिए उपमा। वाह, ये तो अच्छा है। ये सब कुछ फटाफट होता है ना, इसमें यही अच्छी बात है। सबके लिए चाय बना दी तुमने? सीमा, मेरी कॉफ़ी। मैं भी उपमा और पोहे बना रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। मशीन में चाय और कॉफ़ी नहीं बनती, पता है ना? क्या चाय और कॉफ़ी नहीं बनती मशीन में? अरे भाभी नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं बनती मशीन में, वो तो हमें गैस पर ही बनानी होगी। मैं ये बना रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप उनके लिए कॉफ़ी बना दो। ये क्या बात हुई? इतना खर्चा हो गया और अभी भी हमें किचन से छुटकारा नहीं मिला? मुझे लगा कि ये सब कुछ ये मशीन अपने आप बना लेती है। कुछ दिन सीमा मशीन के साथ बड़े खुशी खुशी सुबह सुबह नाश्ता खाना बनाने के लिए उठ जाती थी। मशीन के आने से घर में खाने का स्वाद बदल गया था। वो मशीन अंग्रेजी में सब कुछ बताता था। वो उस तरह से पढ़कर सब कुछ अच्छे से बना भी रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। बाद में AI कुकिंग मशीन की जिम्मेदारी आ जाती है रीना पर। रीना पढ़ने लिखने में थोड़ी कमज़ोर थी, तो उससे सामग्री कम ज़्यादा हो जाती थी और खाने का स्वाद भी। हाय राम, न जाने क्यों इस मशीन की जिद की। मैं कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना देती थी, कुछ सामग्री ज़्यादा कम हो तो भी खाना बन जाता था। ये मशीन एक ना एक चीज़ मांगता है और कितने धीमे धीमे से एक एक काम करता है। इससे ज़्यादा तेज़ तो मेरे हाथ चलते हैं और स्वाद भी 101%। क्या हुआ भाभी, क्यों बड़बड़ा रही हो खुद से? सीमा, मुझे नहीं लगता जितना हमने विज्ञापन में पढ़ा था ये मशीन उतना अच्छा है। तुमने देखा ना, खाने का स्वाद भी कितना बेकार आ रहा है। सीमा को पता था कि रीना सही तरह से सामग्री नहीं डालती, इस वजह से खाने का स्वाद कई बार खराब हो जाता है। लेकिन ये बात वो रीना को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करती तो हर बार उसे ही खाना बनाना पड़ता। हाँ भाभी, इससे अच्छा था कि हम हमारे हाथ से ही खाना बनाएं। और इस मशीन को तो हमारी कितनी भी सब्जियों की रेसिपीज पता भी नहीं है। लगता है हमसे गलती हो गई, हमने ये मशीन मंगवाई। हाँ, सही कह रही हो तुम। इस मशीन ने तो ज़्यादा नुकसान मेरा क्या है। मुझे आता नहीं ये कहकर मैं किचन से कई बार छुट्टियाँ लेती थी, लेकिन घर में सबको पता है मुझे मशीन के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, तो हर कोई मुझे ही काम बताता है और मैं काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती। अरे लेकिन नुकसान तो हो गया ना सीमा। अब हमारा ये पुराना मशीन कौन खरीदेगा? भाभी, हम ये मशीन ना OLX पर बेच देते हैं, थोड़े पैसे कम आएंगे और क्या। पर माँ जी, उन्हें कैसे बताएं? वो मैं देखती हूँ। थोड़ी देर बाद, माँ जी, मुझे लगता है हमने ये मशीन खरीद कर गलती कर दी। जितना हमने विज्ञापन में पढ़ा था ना, ये मशीन उतना अच्छा नहीं है और ठीक से साफ सफाई भी नहीं होती इसमें। और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि इसमें खाना माइक्रो रेडिएशन में बनता है, जिससे खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मशीन द्वारा बनाए गए खाने में विटामिन और मिनरल की मात्रा भी कम होती है। और तो और आपकी भाभी की मेरे हाथ का स्वाद भी इसके बनाए हुए खाने में नहीं आता। कभी कभार ठीक है, लेकिन लगातार मशीन द्वारा बनाया गया खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो पछतावा हो रहा है। अगर हम झगड़ा नहीं करते तो ये मशीन कभी हमारे घर में नहीं आता।
मन करता है ये मशीन हम किसी को बेच दें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये मशीन कुछ खास अच्छा नहीं है, खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही थी। बहू तुम बेच दो ये मशीन, हम सास बहू मिलजुल कर रसोई संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, हम ये मशीन बेच देते हैं और अब से मैं बिना काम चोरी नहीं करूँगी। हम जब खुद से खाना बनाते हैं तो उस खाने में हमारा प्यार उतरता है और यही खाना हमारे परिवार वालों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। एआई कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो किचन में गृहिणी की जगह नहीं ले सकता। सुमित्रा के पति देवकी नंदन पिछले 40 सालों से शहर में रह रहे थे। 40 साल पहले अपना गांव मधुबनी छोड़ उन्होंने शहर में अपना कपड़ों का व्यापार शुरू किया। व्यापार अच्छा चल निकला और उसके बाद फिर कभी उन्हें गांव की तरफ वापस मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शहर में ही उनके दोनों बच्चों का जन्म हुआ और उसके बाद शहर से ही दोनों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। मौसी का फ़ोन आया था कल मेरे पास, कह रही थी कि आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ रही हो। हाँ बेटा, अब शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी लड़की नहीं ढूंढेंगे तो फिर कोई ढंग की लड़की मिलने से रही। वो सब तो ठीक है माँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मौसी से मेरे रिश्ते के लिए कहकर आपने सही नहीं किया। अरे मौसी गांव में रहती है और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ गांव की लड़की के साथ मेरा गुजारा नहीं है। मुझे तो शहर में रहने वाली लड़की से ही शादी करनी है। देखो माँ, ये बात ठीक है कि आपका जन्म मधुबनी में हुआ था, लेकिन उसके बाद बाकी का सारा जीवन तो आपने पापा के साथ यहाँ शहर में ही बताया है ना। हम दोनों की परवरिश भी शहर में हुई, हमारा स्कूल कॉलेज फ्रेंड सब शहर से ही जुड़े हुए हैं। अब गांव की लड़की के साथ एडजस्ट कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जिसके साथ हो उसकी सोच और परवरिश मुझसे मिलती जुलती हो। देख बेटा, 40 साल से शहर में रह रहे हैं हम, लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन और जड़ें आज भी मधुबनी से ही जुड़ी है। गांव की लड़की आएगी तो हमारी परंपरा को ज़्यादा अच्छे से निभा पाएगी। और वैसे भी शहर की लड़कियों को कहाँ आता है परंपराओं के साथ जीना। हमारे घर में आकर उसे सामंजस्य बिठाने में कठिनाई ही होने वाली है। बेटे की जिद के आगे सुमित्रा मन मारकर सुमित के लिए गांव छोड़कर शहर की लड़की देखना शुरू करती है। जल्द ही सुमित की शादी पूर्णिमा नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से हो जाती है। पूर्णिमा सिर्फ उच्च शिक्षित ही नहीं थी, बल्कि उसका जन्म भी शहर में हुआ था। शहरी तौर तरीकों के साथ पली बड़ी पूर्णिमा आज के ज़माने के हाई फाई विचारों के साथ अपने ससुराल पहुंच गई थी शादी के बाद। अरे पूर्णिमा बहू, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे यहाँ पहली रसोई में ना बहू दूध भात और दाल पूरी बनाते हैं, तुमने ये सब क्या बना कर रख दिया? क्या कहा माँ जी आपने? दूध भात और दाल पूरी, ये क्या होता है? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि पहली रसोई में कुछ मीठा और पक्का खाना बनेगा, इसलिए मैंने आप सबके लिए शाही पनीर, कचौड़ी और मूंग की दाल का हलवा बनाया है। आप लोग खाकर तो देखिए मेरे हाथ का खाना। सब लोग उंगलियां चाट कर खाते हैं। खाना बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं है मम्मी जी। देखो, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो। अरे भाई, खुद ही अपनी तारीफ कर लोगे क्या? बनता होगा तेरे मायके में ये सब, लेकिन हम तो भाई मधुबनी के हैं। शहर में बेशक जीवन बिता लिया हो हमने, लेकिन आज भी संस्कार और परंपराएं हम अपने गांव की आगे रखते हैं। इसीलिए इस खाने से तो हम रसोई की पूजा नहीं करवाएंगे। बनानी तो तुमको दाल पूरी पड़ेगी। अरे माँ जी, दाल पूरी का तो मैं नाम ही पहली बार सुन रही हूँ, तो बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ठीक है, आप कहेंगी तो मैं बना दूंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ किचन में खड़े होकर बनवाना पड़ेगा। ये लो जी, अब तो ये वही बात हो गई ना, जो बोले सो कुंडी भी खोले। हम इनसे पहले रसोई के लिए खाना बनाने को कह रहे हैं तो ये काम के लिए हमें ही घसीट रही है। बहू रानी ने तो सुमित्रा का पारंपरिक खाना बनाने के लिए साफ हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए बेचारी सुमित्रा मरती क्या नहीं करती, चुपचाप हाथ धोकर बहू के साथ काम करने लगती है। एक बहू शहर की आ जाने से सुमित्रा पहले से ही परेशान थी और उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि अब वो दूसरी बहू तो शहर की नहीं लाने वाली। लेकिन कहते ना, कुछ चीज़ों पर अपना बस नहीं चलता। जैसे ही घर में छोटे बेटे विनीत की शादी की बातें शुरू होती है, विनीत भी घर में सबको अपनी पसंद के बारे में खुलकर बता देता है। ये कैसी जिद है माँ? अगर आपको इतना ही गाँव गाँव करना था तो हमें भी गाँव में रखकर पढ़ाना लिखाना चाहिए था। बचपन से तो आपने हमें शहरी रंग ढंग से पाला, और अब जब हमारे लिए जीवन साथी चुनने की बात है तो आप हमें फिर से वापस गांव की ओर धकेल रही हैं। और वैसे भी साफ साफ बताना चाहता हूँ, मुझे निधि पसंद है और मैं उससे शादी के लिए वादा भी कर चुका हूँ। शादी तो मैं निधि से ही करूँगा। सुमित्रा देवी कोशिश तो बहुत करती है कि विनीत उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के झांसे में आ जाए और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दे, लेकिन विनीत तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं था। एक बार फिर सुमित्रा को हथियार डालने पड़ते हैं और घर में एक और शहरी बहू आ जाती है।
अरे निधि, मैंने तुमसे कहा था ना आज नाश्ते में इडली बना लेना, लेकिन तुमने फिर ये पोहा बनाकर रख दिया। देखो विनीत, तुमने इडली बनाने के लिए कहा था, वो मैंने भी सुना था, लेकिन तुम्हें पता है ना माइक्रोवेव खराब हो गया है, उसके बिना इडली कैसे बनेगी तुम्हें बताओ। निधि, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे बिना माइक्रोवेव के इडली बन ही नहीं सकती। अरे भाई, जिनके घरों में माइक्रोवेव अवन नहीं होते वो लोग इडली नहीं खाते क्या? देखो, ये देसी तरीके से कुकर में इडली मुझसे नहीं बनने वाली। इडली खाने का शौक हो तो माइक्रोवेव ठीक करा देना। ठीक कहती थी मम्मी, शहर की लड़कियों से शादी करो ना तो इनके नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे भाई, हर तरह की सुख सुविधा है घर में, लेकिन उसके बाद भी मैडम के नखरे कम होने का नाम ही नहीं लेते। गांव की लड़कियों को देखो, हर काम जुगाड़ से करना जानती है। उन्हें कौन सा रसोई में इतनी सुख सुविधा मिलती है कि वो हर काम करने के लिए एक अलग मशीन रखे। अरे गांव की लड़कियां इतनी पसंद थी तो गांव के लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मैंने तो कॉलेज में ही तुम्हें बता दिया था कि मैंने तो आज तक गांव की शक्ल भी नहीं देखी। जब मेरे पेरेंट्स ही आज तक कभी गांव नहीं गए तो मुझे कैसे पता होगा गांव में कब क्या कैसे होता है। अरे बाबा, मैं कोई तुम्हें गांव की लड़कियों की तरह रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कभी कोई चीज़ ना भी अवेलेबल हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो ना। हमेशा सब कुछ अप टू डेट हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। अब क्या, जब तक हमारा माइक्रोवेव ठीक नहीं होगा हम लोग अपनी पसंद का खाना नहीं खाएंगे? मुझे ये सब झंझट वाला काम करने के लिए मत कहो। कुकर में पानी डालो, स्टैंड में रखकर इडली बनाओ, ये सब झंझट मुझसे नहीं हो पाएगा। वेरी सॉरी। अरे भैया, क्यों सुबह सुबह अपना और निधि का मूड खराब कर रहे हैं आप? जब उसे माइक्रोवेव में ही इडली बनानी आती है तो क्यों फोर्स कर रहे हैं उसे कि वो गैस पर बनाए? और आप भी एक दिन तो वेट कर ही सकते हैं ना, 2 दिन में आ जाएगा माइक्रोवेव, उसके बाद जी भर के खा लेना इडली। ये देखो बोली बड़ी वाली, तुम दोनों का सही है। छोटी से बात करो तो जवाब बड़ी देगी, बड़ी से बात करो तो छोटी जवाब देगी। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद ही बीच में आ जाती है, क्योंकि है तो दोनों की दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जैसी तू है वैसी तेरी देवरानी। खूब समझती हूँ मैं। क्यों एक दूसरे को ढकने की कोशिश करती हो तुम? क्यों माँ जी, अब हम देवरानी जिठानी एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा? और वैसे भी हम उन बेवकूफ़ औरतों की तरह नहीं है जो सारी ज़िंदगी अपनी देवरानी से लड़ने में बिता दे। अरे हम दोनों एक हैं तभी तो मजबूत है। कोई हिलाकर दिखाया हम दोनों को? हाँ महारानी, हाँ सब पता है मुझे, जानती हूँ। ऐसा करो, अब लंच के लिए आलू के पराठे बना लेना, और हाँ उसके साथ चटनी बनाना मत भूलना। ठीक है माँ जी, बना देंगे। दोपहर में लंच के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे तब खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारा आलू के पराठे की। भाई एक एक करके गर्मा गर्म करारे पराठे खिलाती जाओ, यहाँ टेबल पर इकट्ठे लाकर मत रख देना। देख रही हो भाभी, सबको हमारे हाथ का खाना पसंद भी खूब आता है और नाक मुंह भी यही लोग सिकुड़ते हैं। सही कह रही है तुम। चल एक एक करके खिलाती जा सबको पराठे। देवरानी निधि सास की प्लेट में पराठा रखकर वापस रसोई की ओर जाने लगती है। तभी उसे सास की कड़कती आवाज़ सुनाई देती है। अरे बहू, तुझसे कहा था ना पराठों के साथ हरी चटनी बना लेना, फिर क्या हुआ, भूल गई क्या? अरे तो रखिए ना मैंने टोमेटो केचप टेबल पर, खा लो ना आप लोग। टोमेटो केचप किसने कहा था? मैंने हरी मिर्च धनिया की चटनी मांगी थी। अरे माँ जी, उसे क्या धमका रही हैं आप? चटनी बनाने को आपने मुझसे कहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मिक्सर में डालकर चटनी बनाने की कोशिश की तो देखा उसका जार तो जाम हो गया है। बस फिर मैं क्या कर सकती थी, मैंने ही छोटी को पराठे के साथ आप लोगों को केचप देने को बोल दिया। अरे भाई, ये कौन सी दुनिया की अंग्रेज बहू आ गई है हमारे घर? घर में चॉपर ब्लेंडर सब है, क्या उसकी मदद से चटनी नहीं बन सकती थी? चॉपर में बारीक काट कर हल्का सा सिल पर रगड़ देती, बस बन गई चटनी। तुम्हें पता भी है, सिल पर रगड़ कर बनाओ ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। चटनी खानी है तो नया मिक्सचर लाइए, वरना यही सॉस खाकर काम चलाइए। कुछ दिन बाद, निधि, पूर्णिमा, दोनों लोग तैयारी कर लो। कुल देवी की पूजा के लिए हम लोगों को गांव जाना है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब घर में सारे शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं ना, तो उसके बाद एक बार धूमधाम से कुल देवी की पूजा की जाती है। अब 2 ही बेटे दिए हैं भगवान ने, दोनों की शादी संपन्न हो गई। मुझे लगता है हमें भी अब कुल देवी की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा तो ठीक है माँ जी, लेकिन उसके लिए गांव जाना ज़रूरी है क्या? पूजा यहाँ से नहीं हो सकती? नहीं बेटा, हम लोग चाहे जितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके लिए हमें आज भी गांव पर आश्रित रहना पड़ता है। वो पूजा गांव से ही की जा सकती है। गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ऐसे कार्य सफल होते हैं।
यहाँ अकेले शहर में हम कर भी लेंगे तो पता नहीं उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं। सास ससुर के जोर देने पर निधि और पूर्णिमा गांव जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2 दिन बाद निधि, पूर्णिमा, विनीत, सुमित, सुमित्रा और देवकी नंदन गांव पहुंच गए। देखो बहू, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शहर के रंग ढंग यहाँ गांव में नहीं चलने वाले। वैसे तो हमारे आने से पहले तुम्हारे ससुर जी ने मकान की साफ सफाई करवा दी है, लेकिन फिर भी सालों से बंद पड़ा था ये घर। सबसे पहले इसे रहने लायक बनाओ, उसके बाद रसोई में साफ सफाई करके सबके लिए चाय का इंतज़ाम करो। और एक बात का खास ख्याल रखना, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर झाड़ू पोछा, बर्तन और घर के काम में मदद करने के लिए कोई काम वाली नहीं आने वाली। सारा काम तुम्हें खुद ही करना है। किसी के ऊपर आश्रित रहने की गलती मत करना। और सुनो, शहर की बहू हो, सबकी नज़र होगी तुम दोनों पर। सबके सामने मेरा मजाक मत बनवा देना। सारा काम अच्छे से संभाल लेना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। रसोई में पहुंचकर, भाभी, माँ जी ने चाय बनाने के लिए तो कह दिया, लेकिन रसोई में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अरे गैस, चूल्हा, सिलेंडर कहाँ है? किस पर बनेगी चाय? मैं भी यही सोच रही हूँ छोटी कि यहाँ पर तो सिर्फ ये मिट्टी का चूल्हा नज़र आ रहा है। इस पर चाय बनानी पड़ेगी क्या? हाँ भाभी, ये कहाँ फंस गए हम लोग। आपको चूल्हा जलाना आता है क्या? अरे ऐसी बात कर रही तू? मैंने तो आज तक गांव देखा ही नहीं था, पहली बार तो गांव आई हूँ। मुझे चूल्हा जलाना कहाँ से आएगा? लेकिन फिर भी माँ जी ने बोला है कि हमें खुद को साबित करना है। गांव में माँ जी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, इसलिए कोशिश करते हैं। कोशिश करने से सब कुछ संभव है ना? दोनों बहू मिलकर चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी लकड़ियाँ थी कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे रहने दे छोटी, लकड़ियाँ जलाते जलाते ना मेरी चाय पीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। यार क्या नाटक है। 1 कप चाय पीनी होगी तो इंसान पहले आधा घंटा चूल्हा जलाएगा। कैसे रहते हैं गांव में लोग? मैंने सुना है भाभी, ये जो फूंक मारने वाला होता है ना, इससे फूंक मारो तो लकड़ियाँ जल्दी आग पकड़ लेती हैं। आप रुकिए, मैं इससे फूंक मारने की कोशिश करती हूँ। छोटी बहू लकड़ियों में इतनी ज़ोर की फूंक मारती है कि राख उड़कर पूरी तरह से उसके मुंह पर चिपक जाती है, जिसे देखकर बड़ी बहू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे छोटी, ये क्या हो गया? तू अपनी शक्ल देख। चाय बनाने के नाम पर ज़ॉम्बी बन गई है तू। तुझे अपना मुंह ठीक करके आ, मैं ट्राई करती हूँ। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद फाइनली उनके चूल्हे ने आग पकड़ ली थी। चूल्हे में आग जलने के बाद चाय का बर्तन उस पर रखकर बड़ी बहू पूर्णिमा जल्दी से चाय बनाने लगती है। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। तुम लोग तो पहले दिन ही पूरे नंबर से पास हो गई। चूल्हा तो बहुत बढ़िया जलाया है तुमने। माँ जी, आपको पता नहीं है चूल्हे को जलाने में कितने पापड़ बेले हम लोगों ने। अब आप ये बताइए, चाय तो बन गई, खाने में क्या बनेगा? बेटा, तुम्हें याद है तुम्हारी पहली रसोई के समय मैंने तुमसे कहा था कि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें दाल, पूरी और दूध भात बनता है। तो बस कुल देवी की पूजा में भी दाल पूरी ही बनेगी। तुम सबसे पहले दाल पीस लो, फिर उसके बाद कढ़ाई रखकर फटाफट से पूरियाँ उतार लेना। माँ जी, दाल तो मैं पीस दूंगी, लेकिन ये बताइए, यहाँ पर तो बिजली का कनेक्शन ही नज़र नहीं आ रहा। किचन में मिक्सर कैसे चलेगा? अरे मिक्सर होगा तब तुम मिक्सर चलाएगी ना। यह गांव है, यहाँ पर मिक्सर जूसर नहीं चलता। मसाले भी हाथ से पीसने पड़ते हैं। ये रखा सिल, इसके ऊपर मुसल से रगड़ रगड़ कर दाल पीस, फिर उसके बाद मसाला भी इसी पर पीस लेना, तब जाकर खाना बनेगा, समझी? माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस गांव की रसोई में हम दोनों को बस परेशान करने के लिए लेकर आई हो। आप जानती हो ना ये सब नहीं होता हमसे। और आप ये बताइए, ये चूल्हा जलाने से पूरे किचन में धुआं भर गया है। ये धुआं बाहर कैसे निकलेगा? यहाँ पर तो चिमनी भी नहीं है। अरे मेरी भोली बहू, शहर नहीं गांव है ये। पूरा घर कच्चा है तो रसोई में चिमनी लगी होगी क्या? कुछ तो सोच कर बोला करो। खिड़की खोलो, धुआं अपने आप खिड़की से बाहर निकल जाएगा। और 3 दिन के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। 3 दिन के लिए तुम इसी माहौल की आदत डाल लो, वही अच्छा होगा। दोपहर में खाने के समय, भाभी, इस चूल्हे से तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि यहाँ बैठना ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से इतना धुआं, मेरा तो सर ही चकरा गया। माँ जी ने 3 दिन के बाद यहाँ पर रुकने की बात करी ना, तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है तू छोटी। जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना फिर से माँ जी आ जाएंगी हमारे काम का सुपरविजन करने। थोड़ी देर में सुमित्रा रसोई में आती है। बहू, क्या बनाया है आज दोपहर के लंच में? लौकी की सब्जी और रोटी बनाई है माँ जी।
और इतना ही बनाने में हमारे पसीने छूट गए हैं। यहाँ तो गर्मी से मेरी हालत खराब हो गई है। अरे किचन में तो एक पंखा लगवा दीजिए। देखो बहू, ये गांव है और यहाँ पर पूरा खाना बनता है। पूरे खाने का मतलब दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चोखा, अचार, सलाद सब कुछ बनाना पड़ेगा। बड़ी माँ भी यहीं खाना खाएंगी। क्या सोचेंगी वो कि हम शहर के लोग ऐसे रूखा सूखा खाना खाते हैं? चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और दाल, चावल और चोखा भी बनाकर तैयार कर लो। सास के जाने के बाद भाभी, माँ जी तो एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर देती जा रही हैं जैसे ढाबे पर खाना खाने आई है। अरे यार, रोटी सब्जी बनाने में हालत खराब हो गई अपनी, और अभी दाल चावल चोखा भी बनाना पड़ेगा। 3 दिन में पूर्णिमा और निधि के लिए रसोई शब्द का मतलब ही बदल गया था। निधि, माँ जी ने कहा है कि आज शाम को कुलदेवी को आखिरी भोग चढ़ाना है और आज की पूजा में उड़द की दाल के बड़े बनेंगे। भाभी, बड़ी माँ ने कहा है कि दाल के बड़े बनाने से पहले उसे चक्की में दलना भी पड़ेगा। अरे यार, गांव की ट्रिप हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप से भी ज़्यादा हो गई है। चौथे दिन बेटा, 3 दिन की पूजा तो ख़त्म हो गई है और आज शाम को हम लोग वापस शहर के लिए भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों ने वाकई 3 दिन में बहुत मेहनत की है। मिट्टी से पूरे घर का आंगन लीपा है, हाथ से मसाला पीसा, चूल्हा जलाया, हर वो काम किया जो तुमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम लोगों को असुविधा तो बहुत हुई होगी, लेकिन ईमानदारी से बताना, गांव का खाना, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा तुम दोनों को? अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। शुरू के 2 दिन तो सब कुछ एक मुसीबत जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर हम दोनों ने भी महसूस किया कि चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से मसाला पीसना मेहनत का काम तो है, लेकिन उसका स्वाद कुछ और ही होता है। मैं वैसे तो खीर खाना कभी पसंद नहीं करती, लेकिन चूल्हे की आग पर पकी हुई खीर खाकर तो मज़ा ही आ गया। मेरे तो मुंह में अभी भी सोच सोच कर पानी आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हर जगह की अपनी खासियत होती है बेटा। गांव की रसोई में काम करना थोड़ा मेहनत वाला काम तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। पूर्णिमा और निधि उसी शाम शहर के लिए निकल गए थे, लेकिन गांव की रसोई में काम करने का अनुभव उनके लिए मीठी खट्टी यादें बनकर उनके साथ रह गया था।